जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द राइजिंग सन एकेडमी में। पिछले लेक्चर में हमने आपको संधि पढ़ाया था और उससे अगली वीडियो में हमने संधि से की पहचान बताई थी। उसके लिए हमने आपको 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला दी थी और उनको हमने आपको ट्रिक से भी समझाया था और कंसेप्ट से भी समझाया था। तो मैं इस लेक्चर में आपको हमने पिछले लेक्चर में संधि पढ़ी थी। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चूंकि आपके सिलेबस में स्वर संधि ही टॉपिक दिया गया है तो इसलिए हमने स्वर संधि ही पढ़ी थी। स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि पढ़ लिया था, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वह होगा भाषा। हमारा जो टॉपिक है भाषा एवं हिंदी भाषा, हम उसमें पढ़ेंगे भाषा, भाषा के प्रकार पढ़ेंगे, फिर हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ वह पढ़ेंगे, फिर हम कार्यालय भाषा को देखेंगे, फिर हिंदी की बोलियां पढ़ेंगे, फिर उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियों में जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी आदि बोलियां आती हैं, हम उनको देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना भाषा एवं भाषा के प्रकार से। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले हम इन टॉपिकों को पढ़ते जाएंगे और फिर हम देखते हैं हिंदी भाषा का वर्गीकरण। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। तो विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? लगभग 3000 भाषाएं पूरे विश्व में बोली जाती है, जिनमें हिंदी भी एक भाषा है। अगर हम इसका दो आधारों पर हम वर्गीकरण करते हैं, एक तो आकार या रूप के आधार पर हिंदी का वर्गीकरण करेंगे, एक भाषा परिवार के आधार पर। अगर हम देखते हैं कि आकार या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है, भाषा परिवार के आधार पर यह भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय मतलब भारत और यूरोप। भारत में 4 भाषा परिवार हैं: भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। यदि हम देखते हैं तो इनमें चारों भाषा परिवारों में सबसे ज़्यादा बोलने वालों का प्रतिशत कौन सा है? वह भारोपीय का प्रतिशत है, जिसमें 73% लोग बोलने वाले इसमें आते हैं। फिर उसके बाद द्रविड़ 25% लोग बोलते हैं, ऑस्ट्रिक 1.3% बोलते हैं और चीनी तिब्बती 0.7% लोग बोलते हैं। जो भारतीय भाषा है वह इसकी किसकी उपशाखा है? ये भारतीय आर्य भाषा की एक उपशाखा है। हिंदी भारोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उप शाखा की एक भाषा है। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा। जो भारतीय आर्य भाषा है हमारी, उसका हम वर्गीकरण 3 आधारों पर करते हैं: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अगर हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल देखते हैं तो वह 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच का काल क्या है? हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आता है। फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 से 1000 ईस्वी के अंतर्गत। फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल हम देखते हैं तो वह 1000 ईस्वी से वर्तमान काल तक है। अगर हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत देखें कि उनमें कौन सी भाषाएं आती हैं तो उसमें 2 उसकी कैटेगरी हैं। अगर हम उदाहरण देखते हैं वैदिक संस्कृति एवं लौकिक संस्कृति। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में आपका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। उसके बाद हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में क्या आती है? हिंदी व हिंदीतर भाषाएं, जैसे बांग्ला हो गई, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती,
पंजाबी, सिंधी आदि। फिर हम अपना प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को पढ़ेंगे। हमने इसका अभी जो उदाहरण देखे थे वह दो थे, एक तो वैदिक संस्कृति और एक लौकिक संस्कृति। ठीक है, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसका काल क्या था, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व था। तो जो हमारी वैदिक संस्कृत है इसका अन्य नाम है छांदस। अन्य नाम क्या है इसका, छांदस, जो कि यास्क व पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम है। और इसका काल क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में। अगर हम रामायण देखते हैं तो रामायण कब लिखी गई थी, इसी काल के अंतर्गत रामायण लिखी गई थी। रामायण को किसने लिखा था, वाल्मीकि। वाल्मीकि। फिर हम लौकिक संस्कृति देखते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, संस्कृत भाषा। किसके द्वारा प्रयुक्त नाम है, यह पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम है। और इसका जो काल है वह 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच आता है। इसी काल के अंतर्गत हमारी अष्टाध्यायी लिखी गई है। अष्टाध्यायी के जो रचयिता है वह पाणिनि है। और अष्टाध्यायी को क्या कहा जाता है, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। और पाणिनि क्या कहा जाता है, संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। उसके बाद हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बाद देखते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसमें हमने देखा था, इसके अंतर्गत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश व अवहट 4 भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो जो पाली का काल है वह 500 ईसा पूर्व से 1 ली ईस्वी तक है। प्राकृत भाषा का काल 1 ली ईस्वी से 500 ईस्वी है। और अपभ्रंश का जो काल है वह 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी है। और यदि हम अवहट का देखते हैं तो 900 से 1100 ईस्वी का इसका काल अवहट का आता है। फिर हम पाली को देखते हैं। भारत की प्रथम देश भाषा पाली को कहा जाता है। बुद्ध के सारे उपदेश, महात्मा बुद्ध के सारे उपदेश पाली के अंतर्गत आते हैं। अगर हम भगवान महावीर के सारे उपदेश देखते हैं तो भगवान महावीर ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए हैं, वह प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए हैं। जो हमारी अपभ्रंश है इसको संक्रमणकालीन भाषा के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका वर्गीकरण हम 3 तरीके से करते हैं, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी व आधुनिक हिंदी। जो प्राचीन हिंदी का काल है वह 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी के मध्य है। मध्यकालीन हिंदी का 1400 ईस्वी से 1850, आधुनिक हिंदी का 1850 से वर्तमान काल तक इसका काल आता है। अगर हम हिंदी का विकास क्रम देखते हैं तो हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है, संस्कृत है। सबसे पहले कौन सी भाषा, संस्कृत थी। उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। अवहट क्या है, अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप अवहट। अवहट के बाद हमारी प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। हिंदी की आदिजन्नी किस भाषा को कहा जाता है, हिंदी की आदिजन्नी संस्कृत को कहा जाता है। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ कहाँ से होता है, अपभ्रंश से माना जाता है। सबसे पहले व सबसे बड़ी संस्कृत की प्रशस्ति जो कि पत्थरों पर यानी कि पाषाण पर लिखी गई थी, उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है, ये हरिसेन द्वारा रचित है। और ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अब हम अपभ्रंश भाषा को देखते हैं। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ है। वह इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी ईस्वी से हुआ है, जो कि 13वीं सदी तक जारी रहा है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है, पतन। अपभ्रंश का संधि विच्छेद करते हैं हम तो अपभ्रंश और घये आता है। फिर अपभ्रंश के कुछ प्रमुख रचनाकार हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे स्वयंभू, इन्हें क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि। धनपाल हो गए। धनपाल ने क्या लिखा है, भविष्यत कहा, जिसे अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य भी कहा जाता है। फिर अगले हैं हमारे प्रमुख रचनाकार पुष्पदंत, जिन्होंने महापुराण जसहर चर्यू का की लिखा है।
फिर उसके बाद हमारे सरहप्पा हो गए जिन्होंने चर्यापद की रचना की है। फिर कणहप्पा हो गए जिन्होंने दोहा कोशी की रचना की है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभुक कहा जाता है। अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य क्या है? भविष्यत कहा, जिसकी रचना किसने की है? धनपाल ने। फिर जसर चरयू की रचना किसने की है? पुष्पदंत ने। चर्यापद की रचना किसने की है? सरहप्पा ने। दोहा कोशी की रचना किसने की है? कर्णहप्पा ने। फिर हम देखते हैं अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास। इसमें हम अपभ्रंश के भेद पढ़ेंगे और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अपभ्रंश के जो हम भेद हैं उसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी, साम खबर। अपभ्रंश के कितने भेद हैं? 5, जिसकी मैंने ट्रिक बनाई है साम खबर। सै से शोरसेनी, ऐसे अर्धमागधी, मैसे मागधी, खैसे खस, बैसे बराचड़, मैसे महाराष्ट्री। ठीक है, तो ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारी शोरसैनी है, शोरसैनी में कौन सी भाषा आती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी। मागधी में मैंने ट्रिक बनाई है बाबू। बी से बिहार, ए से असमिया, बी से बांग्ला, यू से उड़िया। खस में हमारी पहाड़ी आती है जो कि शोरसैनी से प्रभावित है। बराचड़ में हमारी पंजाबी व सिंधी आती है। महाराष्ट्री में हमारी मराठी भाषा आती है। फिर हम अगली भाषा देखते हैं अवहट। अवहट को अपभ्रंश का अपभ्रंश कहा जाता है। इसको परवर्ती अपभ्रंश के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो कालखंड है वह 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी के मध्य आता है। अवहट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी भाषा थी? संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट। तो हम अब अवहट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अवहट को क्या कहा जाता है? हमारा अपभ्रंश का अपभ्रंश कहा जाता है, परवर्ती अपभ्रंश कहा जाता है। अवहट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। अवहट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच के संक्रमणकालीन भाषा है। फिर अवहट के प्रमुख रचनाकार हैं, उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। अब्दुल रहमान हो गए, दामोदर पंडित हो गए, ज्योतिरेश्वर ठाकुर हो गए, विद्यापति हो गए, रोड कवि हो गए। ठीक है, तो संदेश रास या इसको स्नेह रासय भी कहा जाता है। इसके रचिता कौन है? अब्दुल रहमान। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसके रचिता दामोदर पंडित हैं। वर्ण रत्नाकर के रचिता कौन है? ज्योतिरेश्वर ठाकुर। कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति हैं। विद्यापति को अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचनाकार ने किया? तो विद्यापति ने। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? विद्यापति। राउलवेल किसने लिखा है? रोड कवि ने। उसके बाद हम प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी या आदिकालीन हिंदी पढ़ेंगे। तो इसमें प्राचीन हिंदी से अभिप्राय अपभ्रंश अवहट के बाद की भाषा है। हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल है। यह वह काल था जब अपभ्रंश अवहट का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, इसकी व्युत्पत्ति सिंधु नदी से हुई है। ईरान के साथ भारत के प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध रहे हैं। जो ईरानी लोग थे वो सिंधु को हिंदू कहते थे, अर्थात सै का उच्चारण कह में करते थे, वो है में, सै का है में उच्चारण करते थे। हिंदू से हिंद बना, भाई सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा तो हिंदू से हिंद बना, और फिर हिंद में फारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय ई लगने से हिंदी बन गया। हिंदी का अर्थ है हिंद का। हिंदी का अर्थ क्या है? हिंद का या हिंद देश के निवासी। हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ है। सिंधु से हिंदू, फिर हिंदू से हिंद बना, हिंद में प्रत्यय ई लगने से हिंदी बना। हिंदी शब्द मूलतः
किस भाषा का शब्द है? फारसी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि हिंदी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो हिंद देश के निवासी, दूसरा हिंद देश की भाषा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आपको हिंदी भाषा का विकास पढ़ाया है, आप इसको अच्छे से याद करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।